हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज इस आखिरी रिवीजन सीरीज के आखिरी सेशन में। नहीं, आखिरी रिवीजन सीरीज तो नहीं, रिवीजन सीरीज के आखिरी सेशन में हम लोग यहां पर कर रहे हैं टैक्सेशन की फ्री रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 एग्जामिनेशंस। एज यूजुअल जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए होंगे, अगर आप यहां पर नए हैं, मैं आपको पहले इस रिविजन सीरीज के कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने चैप्टर वाइज रिविजन किया हुआ है। हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स की कवरेज की है। फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करोगे तो आपको फ्री कलर्ड नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के। ये वाली रिवीजन सीरीज May 25, September 25 और January 26 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। और यहां पर हम लोग 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं। तो यहां पर रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अपनी बुक से कर सकते हो। आप लोग मेरी बुक से कर सकते हो। मेरी बुक्स को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, सो ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। इनकम टैक्स हम लोगों ने कंप्लीटली पूरा का पूरा कर लिया है। और ये है जीएसटी का रिवीजन शेड्यूल। जीएसटी में आज 14 अप्रैल 2025 हम लोगों का आखिरी सेशन है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। तो पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर से 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, जो जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो भी अगर जो क्वेश्चन पेपर की जो भी सीक्वेंसिंग होगी, तो जीएसटी के पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन होता है, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी वाला, वो 15 नंबर का आता है। उसमें से 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है 10 नंबर का, जो कि पेमेंट ऑफ टैक्स में से आता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, सारी चीजें उसमें कवर्ड होती हैं। और सेकेंड पार्ट होता है 5 नंबर का, जो कभी एग्जेम्पशन से आता है, कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई से आता है, कभी किसी और चीज से आता है, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द आईसीएआई। ठीक है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी वाला पेमेंट ऑफ टैक्स का, ये तो आता ही आता है। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। और अगर आप लोगों ने इन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो पूरा का पूरा आप लोगों का जितना भी अभी तक हम लोगों ने जीएसटी पढ़ा है ना, वो पूरा का पूरा एकदम सॉर्ट हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे भाई, आउटपुट टैक्स होता क्या है। ठीक है, आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो आउटपुट टैक्स मींस जीएसटी चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो भी, जब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, जब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो उस पर जो भी आप जीएसटी चार्ज करते हो अपने कस्टमर से, वही आउटपुट टैक्स होता है, क्योंकि उसी को आपको सरकार को पे करना होता है। ठीक है, तो व्हाट इज आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स इज बेसिकली जो भी जीएसटी आप अपने रेसिपिएंट से कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर आउटपुट टैक्स, क्योंकि वही आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट। टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब होता है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो या तो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, अच्छा, आउटपुट टैक्स में क्या चीजें नहीं आती? टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब अगर आपने कुछ इनवर्ट सप्लाईज की और उन पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो उसको हम लोग आउटपुट टैक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, दैट विल बी योर टैक्स लायबिलिटी, श्योर, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। ठीक है, उसका नाम आउटपुट टैक्स नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, अब जीएसटी रेजिम में क्या क्या पेमेंट्स किए जाते हैं, तो हम लोगों को मालूम है इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर होती है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दिया जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी दिया जाता है, और आईजीएसटी के अंदर ही सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। और जहां पर भी जरूरत होती है वहां पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई भी और अमाउंट भी दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या जरूरत है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, अब इसके पेमेंट प्रोसेस के क्या की फीचर्स हैं, तो देखो, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान्स। तो चालान्स को मैन्युअली आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, चालान्स आप लोगों को ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिकली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। Facilitation for taxpayer by providing hassle-free anytime, anywhere mode of payment of tax. Convenience for making payment online. Real-time data for tax collection in electronic format. Faster remittance of tax revenue to the government account. Paperless transactions. Speedy accounting and reporting. Electronic reconciliation of all receipts. Simplified procedure for banks and warehousing of digital challan. ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो इसको आप लोग यहां पर लिख सकते हो। 2 या 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। चलो, मेन चीज पर आते हैं, और मेन चीज है हमारे ई लेजर्स या रजिस्टर्स। ठीक है, ई लेजर्स और हमारे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स। तो जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर का रिविजन कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो शॉर्ट में होता क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बेसिकली आपका एक डिजिटल वॉलेट की तरह से एक्ट करता है, जैसे आपका अमेजॉन वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, एयरटेल वॉलेट होता है, उसमें आप पैसा डालते हो और फिर जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी पैसा पड़ा है उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे वो आउटपुट टैक्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, फीस हो, किसी भी प्रकार के लिए आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी बैलेंस पड़ा है उसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? तो बेसिकली जब आपके जीएसटीआर 2B में वो सारी की सारी चीजें दिख जाती हैं, वो सारी एलिजिबल आईटीसी दिख जाती हैं, तो उनमें से आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन कौन सी आईटीसी का क्रेडिट लेना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कार खरीदता हूं तो वो मेरे जीएसटीआर 2B में तो दिख जाएगा जब कार वाला जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, लेकिन मुझे पता है कि वो ब्लॉक्ड है तो मैं उसका क्रेडिट ले नहीं सकता, राइट। तो जीएसटीआर 2B में से मैं जिन जिन चीजों का भी क्रेडिट लेता हूं उससे मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो जाता है, और जब फिर मुझे टैक्स पे करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज करके मैं वो टैक्स पे कर सकता हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होता है उसका यूटिलाइजेशन मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने के लिए कर सकता हूं। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस है उसको मैं यूज कर सकता हूं फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, टैक्स, एनीथिंग, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला जो बैलेंस है उसका यूटिलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने के लिए कर सकता हूं। सुनना मेरी बात, आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स का मतलब अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, आउटपुट टैक्स में क्या टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस आता है? नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो आपने लॉयर से सर्विसेज ली, ठीक है, आपने लॉयर से सर्विसेज ली, आपने उसको 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया, अब इस जीएसटी को आपको रिवर्स चार्ज में सरकार को पे करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई थी तो आपको इसी जीएसटी का क्रेडिट भी मिलेगा, और अगर वो क्रेडिट मिलेगा तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे 18,000 का जीएसटी सरकार को पे करना है रिवर्स चार्ज में और मेरे पास 18,000 रुपए का ही क्रेडिट भी आ गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो चलो मुझे एक भी पैसा नहीं देना सरकार को। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, राइट। तो क्योंकि सरकार को तो पैसा मिला ही नहीं ना सप्लायर ने दिया ना आपने दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो रिवर्स चार्ज वाली जो भी आपकी इनवर्ट परचेसेस होती हैं उससे जो लायबिलिटी निकल कर आती है उसको यूटिलाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आप सिर्फ टैक्स के पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हो गया? जितना भी माल आपने बेचा उससे जितना भी जीएसटी आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया सिर्फ वही है आउटपुट टैक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बेसिकली आपको दिखाता है कि कितना पोर्शन आपने कैश से पे किया, कितना पोर्शन आपने क्रेडिट से पे किया। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर इज। ठीक है, अब एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनिक ई लेजर्स या ई रजिस्टर्स ये होते क्या हैं, तो व्हाट आर दे? तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स और ई लेजर्स, electronic ledgers or e-ledgers are statements of cash and input tax credit in respect of each registered taxpayer. In addition, each taxpayer also has an electronic liability register. ठीक है, तो लेजर्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर और नया आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, यहीं से मेन अपना डिस्कशन है। तो नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है? इट्स लाइक अ डिजिटल वॉलेट वेयर यू डिपॉजिट मनी। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन कैश एंड टीडीएस या टीसीएस मेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर। अच्छा, ये भी हम लोगों ने बात की थी टीडीएस टीसीएस के बारे में। सपोज मैंने कोई सप्लाई दी किसी को, ठीक है, अब मैंने अगर सपोज गवर्नमेंट एजेंसीज को या लोकल अथॉरिटीज को मैंने सप्लाई दी और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है, तो अब वो लोग जब मुझे पैसे देंगे तो वो लोग उस पर टीडीएस भी काटेंगे। ठीक है, अगर वो लोग मुझे पैसे देंगे उसके लिए तो वो लोग उस पर टीडीएस काटेंगे, तो वो लोग इस टीडीएस को अगले महीने की 10 तारीख तक डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, वो लोग इस टीडीएस को, जितना टीडीएस वो लोग मेरा काटेंगे, वो लोग इस टीडीएस को अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कर देंगे। तो जैसे ही वो लोग जमा करेंगे मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका बैलेंस दिखता रहेगा। ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका बैलेंस दिखेगा, जिसको मैं फाइनली यूटिलाइज कर सकता हूं किसी भी प्रकार के पेमेंट को करने के लिए, चाहे वो आउटपुट टैक्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज पर जो जीएसटी पे करना, कुछ भी हो। ठीक है, तो अब आई थिंक अब ना पिक्चर कनेक्ट हो रही होगी, क्योंकि टीडीएस टीसीएस में भी हम लोगों ने इस बारे में बात की, इनपुट टैक्स क्रेडिट में बात की, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में बात की, बहुत सारी तितर बितर करके चीजों के बारे में हम लोग अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं। और क्योंकि माइंड मैप्स के तरीके से कर रहे हैं तो इसलिए सारी चीजें जो है वो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होंगी, और अभी आप लोग चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे कि अच्छा हाँ टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में पढ़ा तो था। ठीक है, कल वाले या जो भी हम लोगों ने वो किया था ना, पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, ई वे बिल वाला, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर, इनवॉइसिंग वाला चैप्टर, इन सारे चैप्टर्स में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जो सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब यहां पर क्या हो गया?
अगर आप किसी को सप्लाई करते हो और सामने वाला आपका टीडीएस काटता है, तो वो टीडीएस भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आकर दिखाई देगा। ठीक है, दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब इधर देखो, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ये कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। तो देखो, जब आप इसमें अमाउंट को डिपॉजिट करते हो तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, जब आप इसमें अमाउंट को डिपॉजिट करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट होता है। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हेन विल एन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बी क्रेडिटेड। ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, व्हेन विल एन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बी क्रेडिटेड। तो फिर आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी कि जब भी आप इसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो ये कैश लेजर क्रेडिट होगा, और जब इसमें से डिपॉजिटेड कैश को आप यूज करोगे, विथड्रॉ करोगे, यूटिलाइज करोगे, तो ये डेबिटेड होगा। ठीक है, तो ये डेबिट होगा। डन। अब देखो कितने तरीकों से आप इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है आपका, उसमें कितने तरीकों से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। या तो आप डिपॉजिट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आप ओवर द काउंटर करना चाहते हो तो फिर 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड ही आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बैंक में जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करवाना चाहते हो, ओवर द काउंटर जमा करवाना चाहते हो, तो वो एक चालान पर 10,000 रुपए का कर सकते हो। 1 मिनट देना, चश्मा थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ठीक है, तो ओवर द काउंटर में जो लिमिट है वो 10,000 रुपए की लिमिट है। डन। ओवर द काउंटर वाली जो लिमिट है, यही तो गंदा हो रहा है। हाँ, ओवर द काउंटर वाली जो लिमिट है वो 10,000 रुपए की लिमिट है। ठीक है, उसके बाद देखो मोड्स ऑफ क्रेडिट में, एक तो ये डिपॉजिट्स के थ्रू हो सकता है, एक दूसरा टीडीएस के थ्रू हो सकता है, और तीसरा टीसीएस के थ्रू हो सकता है। तो टैक्स डिपॉजिटेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये सब कहां पर दिखाई देंगे मुझे, ये सब मुझे मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देंगे। ओके, व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन या यूज्ड फ्रॉम इट, तो इसको डेबिट किया जाता है। अब ये किस पर्पसेस के लिए डेबिट किया जा सकता है, लायबिलिटी पेमेंट्स किए जा सकते हैं। लायबिलिटी पेमेंट्स का मतलब कौन कौन सी चीजों के पेमेंट, टैक्स, पेनल्टी, फी, इंटरेस्ट या एनी अदर अकाउंट, एनी अदर अमाउंट अंडर जीएसटी लॉ। और अगर मान लो इसके बाद ये सारी चीजें डेबिट करने के बाद भी कुछ पैसा रह सकता है, तो मैं उसको विथड्रॉ कर सकता हूं। तो remaining credit balance amount after payment of taxes etc can be claimed as refund by taxable person। ठीक है, तो अगर मान लो ये सारी चीजों का पेमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ पैसा बचा हुआ रह जाता है, तो मैं इसको विथड्रॉ कर सकता हूं। डन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इट रिफ्लेक्ट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स। तो जो आप सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे कहते हो, मैं फिर वही गाड़ी वाला एग्जांपल दूंगा कि गाड़ी खरीदी, उसका आईटीसी मेरे जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, लेकिन मुझे सेल्फ असेस करके ये पता करना पड़ेगा कि मुझे किसका क्रेडिट लेना है, किसका नहीं लेना है। और जो मैं सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे करूंगा वही मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आकर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो द क्रेडिट्स इन दिस लेजर कैन ओनली बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स, एंड नॉट एनी अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एटसेट्रा। मालूम ही है ये डेबिट क्रेडिट कब होता है, तो व्हेन यू सेल्फ असेस द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मंथली रिटर्न, तो ये क्रेडिट हो जाता है। रुको, कमिंग। हाँ, तो हम लोग क्या कहां थे, हाँ हम लोग ये थे कि जब ये कहां पर डेबिट और क्रेडिट कब होगा, ये तो जब आप अपना सेल्फ असेस करते हो ना, जीएसटीआर 2B में से जब आप सेलेक्ट करते हो कि देखो इन चीजों का मुझे क्रेडिट लेना है, इन चीजों का मुझे आईटीसी यूटिलाइज करना है, तो फिर वहां पर ये क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये आपका क्रेडिट होता है, तो देन इट इज क्रेडिटेड। और जब आप इसको यूज करते हो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर सेस, मतलब जो आउटपुट लाइबिलिटीज का आप पेमेंट करने के लिए यूज करते हो, तभी ये डेबिट होता है, अदरवाइज ये क्रेडिट होता है। ठीक है, अब जनरल रूल फॉर यूटिलाइजिंग आईटीसी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, ये हम लोगों को मालूम ही है। ये हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में देखा ही था कि सबसे पहले आप आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन करोगे अगेंस्ट आईजीएसटी, और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट में आप यूटिलाइज कर सकते हो इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। पहले हमेशा आईजीएसटी का ही क्रेडिट यूटिलाइज करोगे, जब वो खत्म हो जाएगा तभी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज करोगे।
सीजीएसटी का क्रेडिट पहले आप सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे, बची कुची आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे। एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट पहले आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ करोगे, यूटिलाइज करोगे, और उसके बाद आप आईजीएसटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लोगे। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि भाई एसजीएसटी का क्रेडिट आप तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक सीजीएसटी का भी क्रेडिट यूज नहीं हो जाता, और सीजीएसटी का क्रेडिट आप तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट भी यूज नहीं हो जाता। मतलब सबसे पहले आपको आईजीएसटी के क्रेडिट को हमेशा खत्म करना है, उसके बाद सीजीएसटी के क्रेडिट को खत्म करना है, उसके बाद आपको एसजीएसटी के क्रेडिट को खत्म करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एंड द एसजीएसटी या यूटीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम ही है। और उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, तो इट इज बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी मतलब आईटीसी माइनस करने के बाद जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बचती है वो। अब इसमें डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, डेबिट किन चीजों से होगा, क्रेडिट किन चीजों से होगा। देखो, तो ये क्रेडिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के अकाउंट से। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है ये क्रेडिट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले अमाउंट से क्रेडिट होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाले अमाउंट से क्रेडिट होता है। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अमाउंट यूटिलाइज करते हो फॉर पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट फ्री, तो ये डेबिट होता है। आप टैक्स या इंटरेस्ट पेबल के लिए करते हो तो ये डेबिट होता है। एनी अदर ड्यूज के लिए करते हो ये डेबिट होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूज करते हो फॉर आउटपुट टैक्स तो ये डेबिट होता है, तो भी ये डेबिट होता है। ठीक है, अब देखो, now this is important, what is the order of discharge of liability of a taxable person। ठीक है, what is the order of discharge of a liability for a taxable person। मेरे पास पुराने भी बहुत सारे ड्यूज पेंडिंग है, अभी के भी ड्यूज हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगी हुई है, तो किस सीक्वेंस में माना जाएगा कि मैं पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लो टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए की है जो मुझे पे करनी है और मैं सिर्फ 70,000 रुपीज ही पे कर रहा हूं, तो मेरा 30,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। तो इस 70,000 रुपीज जो मैंने पे किया सबसे पहले माना जाएगा कि इट इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल द ड्यूज रिलेटेड टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। पुराने टैक्स पीरियड्स का अगर कोई है तो पहले उसको खत्म किया हुआ मानेंगे, फिर ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड उसको खत्म किया हुआ मानेंगे, और उसके बाद एनी अदर ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमिनेंट इन सेक्शंस 73 और 74 फिर उसको खत्म किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पुराने पीरियड्स, फिर करंट पीरियड, और उसके बाद कोई जो भी आपकी डिमांड रेज हुई है उसके अगेंस्ट में माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, मैनर ऑफ पेमेंट। देखो, थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू भी टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन यहां पर सिर्फ आउटपुट टैक्स ही पे किया जाएगा। तो थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर, थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर ऑफ टैक्स पेयर मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, और कैश में आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको कैश के थ्रू देना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के कर सकते हो। तो पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिट इन द कैश लेजर ऑफ द टैक्स पेयर मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल। सिंपल। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीजें सीपिन, सीआईएन, बीआरएन, ईएफपीबी, इन जीएसटी, थोड़ी थोड़ी चीजें कभी कभी आ जाती हैं, कुछ 1 नंबर के लिए बोल देगा, 2 नंबर के लिए बोल देगा कि सीपिन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए यहां पर मैंने चीज दी हुई है। देखो, सीपिन का मतलब होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट्स अ 14 डिजिट नंबर जनरेटेड फॉर ईच चालान। तो जब आप चालान जनरेट करते हो तो फिर ये सीपिन जनरेट होता है, क्रिएटेड बाय द कॉमन पोर्टल, यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ चालान एंड इट इज वैलिड फॉर 15 डेज। ठीक है, फिर सीआईएन क्या होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज अ 17 डिजिट नंबर, इसमें 14 डिजिट का सीपिन होता है प्लस 3 डिजिट का बैंक कोड भी होता है। जनरेटेड बाय ऑथराइज्ड बैंक से आरबीआई आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, इंडिकेट्स पेमेंट क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर इन द जीएससीआईएन। फिर बीआरएन क्या होती है, बैंक रिसीट नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर असाइंड बाय द बैंक, यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द स्पेसिफिक पेमेंट ट्रांजैक्शन। और फिर फाइनली हमारे पास होता है ईएफपीबी। तो ईएफपीबी क्या होता है, डिजाइन्ड डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड बैंक फॉर जीएसटी पेमेंट कलेक्शन, ओनली वन ईएफपीबी पर ऑथराइज्ड बैंक फॉर पैन इंडिया ट्रांजैक्शंस, ओपन्स गवर्नमेंट अकाउंट्स टू रिसीव जीएसटी पेमेंट्स, आरबीआई एक्ट्स एज ईएफपीबी फॉर एनईएफटी या आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। सिंपल चीज है, कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं, इसको बस आपको याद करना है कि कभी अगर मान लो उससे पूछ लिया कि एक्सप्लेन सीपिन, सीआईएन, बीआरएन, ईएफपीबी, तो फिर आप ये कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख पाओ। ठीक है, उसके बाद देखो, विच डेट इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज। ठीक है, मान लो कल को सरकार कहती है कि आपने तो टैक्स लेट पे किया था, इंटरेस्ट दो। हम कहेंगे नहीं हमने तब पे किया था, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट को सरकार के पास पैसा आया हुआ माना जाएगा, कौन सी डेट को ये माना जाएगा कि आपने अपने टैक्स के ड्यूज को डिपॉजिट किया। क्या डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक को माना जाएगा? नोप। क्या डेट ऑफ पेमेंट को माना जाएगा? नोप।
डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जिस दिन मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट होगा वो वाला दिन माना जाता है कि उस दिन सरकार को पैसा मिल गया है। ठीक है, ऑलराइट। तो हर ये वाला जो भी आपको पेमेंट करना होता है ना, उसमें मेजर और माइनर हेड्स होते हैं। मेजर हेड्स कौन कौन से होते हैं? मेजर हेड्स होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और सेस। ये हमारे मेजर हेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करते हो, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कभी, अभी तो जाने दो, इसको बाद में कभी दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जब आपका जीएसटीआर फाइल होता है ना, जब आप चालान भी जनरेट करते हो, तो चालान जनरेट करते समय पूछता है कि भाई आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डालना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा अगर डालोगे तो किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, तो जैसे मैं ये खुद करता हूं, जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो लोग भी करते हैं, लेकिन चालान वगैरह मैं खुद जनरेट करता हूं। ठीक है, या अगर वो लोग चालान जनरेट करके दे देते हैं तो पेमेंट मैं खुद करता हूं, तो दैट चालान इज विजिबल। तो उस चालान पे मेंशन रहता है कि देखो इनको आईजीएसटी पे करना है और टैक्स अमाउंट पे करना है। तो सारी चीजों में 0-0 रहता है, क्योंकि हर मेजर हेड के अंदर ये 5 माइनर हेड्स हैं। ठीक है, हर मेजर हेड्स के अंदर ये 5 माइनर हेड्स हैं। तो मेरा जो मैक्सिमम पेमेंट होता है वो तो आईजीएसटी का होगा ना, क्योंकि मेरी मेजर सर्विसेज जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं वो कौन है? वो अड्डा 24/7 है, मेटिस एजू वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हूं, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हूं। अड्डा 24/7 हरियाणा में रजिस्टर्ड है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया क्या? हरियाणा हो गया। इंटर स्टेट सप्लाई हो गई और आईजीएसटी हो गया। लेट वगैरह में कुछ करता नहीं, तो फिर सिर्फ टैक्स आता है, ना इंटरेस्ट लगता, ना पेनल्टी लगती, ना फीस आती, ना अदर्स। तो जो भी मैं डिपॉजिट करता हूं वो आईजीएसटी वाले मेजर हेड के टैक्स वाले माइनर हेड के अंदर में डिपॉजिट करता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने गलती से कभी सीजीएसटी के टैक्स वाले हेड में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो क्या मैं इसी के अंदर इसको यहां पर ट्रांसफर कर सकता हूं? द आंसर इज यस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो ये हर मेजर हेड के अंदर यही 5 माइनर हेड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, कि अगर आईजीएसटी के इंटरेस्ट में पैसा डाल दिया, बाद में लगा नहीं यार ये तो फीस में जाना चाहिए था, कर लो भाई, क्रॉस यूटिलाइज कर लो, क्या फर्क पड़ता है तो जीएसटी ही। ठीक, ऑलराइट। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये इंटरेस्ट वाली चीज, और काफी इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो रेट क्या होता है? 18% का इस पे रेट होता है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर आपने टैक्स ही देर से पे किया तो फिर क्या होता है? अगर आपने अपना जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद फाइल किया था, अगर आपने अपना जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद फाइल किया था और फिर आपने टैक्स पे किया पार्टली बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, पार्टली बाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर आपने जीएसटीआर 3B ही ड्यू डेट के बाद फाइल किया था, तो आपने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पेमेंट किया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जितना भी इंटरेस्ट आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया है उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज ओनली ऑन द अमाउंट पेड इन कैश। ठीक है, दैट इज ओनली ऑन द अमाउंट पेड इन कैश। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जीएसटीआर 3B विद इन द ड्यू डेट फाइल कर दिया, विद इन द ड्यू डेट मतलब आपने टाइमली फाइल कर दिया और फिर आपने टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से और क्रेडिट लेजर दोनों से पे किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहां पर भी लगेगा इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जितना आपने टैक्स पे किया उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अभी दैट इज वाले के बाद वाली लाइन में चेंज कर दूंगा अभी। ठीक है, क्लास के बाद में चेंज करके उसको अपलोड कर दूंगा। दैट इज on the value on the tax payable through cash ledger as well as on the tax payable through credit ledger। ठीक है, तो ये डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स वाली चीज है, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपने रिटर्न टाइमली फाइल किया था या नहीं। अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया था तब तो सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर वाले पोर्शन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अगर आपने रिटर्न टाइमली नहीं फाइल किया था तो मतलब रिटर्न में भी आपने डिले कर दिया और आपने टैक्स पेमेंट में भी डिले कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार के पास आईटीसी के थ्रू तो आ ही गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आपको पैसा दिख रहा है वो सरकार के पास तो पहुंच ही चुका है, आपको बस उसको यूटिलाइज ही तो करना है। तो सरकार उस पर आपसे इंटरेस्ट नहीं लेती, सरकार आपसे इंटरेस्ट लेती है सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के थ्रू पे किए हुए अमाउंट पे। लेकिन अगर मान लो आपने जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल कर दिया था लेकिन फिर भी टैक्स डिले से पे किया है, तो सरकार कहते भाई ये तो फिर तुम्हारी गलती है। अगर तुमने टाइमली जीएसटीआर भी फाइल कर दिया था, जीएसटीआर 3B, अगर तुमने जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल कर दिया था लेकिन फिर भी तुम टैक्स कायदे से पे नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। तो टोटल ग्रॉस वैल्यू पर तुम्हारे इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ड्यू टू रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अगर किसी चीज का आईटीसी आपको मिलना नहीं था लेकिन फिर भी आपने उसको ले भी लिया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है,
आईटीसी अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, अगर आपने आईटीसी को बस अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, अवेल करने का मतलब होता है आपने टिक लगा दिया कि देखो इसका मैं आईटीसी लूंगा, तो आपने इसका आईटीसी ले लिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो चीज आई हुई है। लेकिन यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है, व्हेन यू एक्चुअली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज मेरे जीएसटीआर 2B में, सपोज मेरे जीएसटीआर 2B में 1 लाख रुपए का एलिजिबल आईटीसीज दिखाई दे रहे थे। मैंने इसमें से लेट्स से 70,000 रुपीज को सिलेक्ट किया, 70,000 रुपीज को सिलेक्ट किया, और अब मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर का जो बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर का जो बैलेंस है वो 70,000 रुपीज आ गया। इस 70,000 रुपीज में से मुझे पता चला कि यार 20,000 रुपीज के लिए तो मैं इन एलिजिबल हूं। ठीक है, इस 20,000 रुपीज के लिए मैं इन एलिजिबल हूं, ये 50,000 रुपीज मेरा एलिजिबल है, ये 50,000 रुपीज मेरा एलिजिबल है। ठीक है, अब जब मैं जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा हूं, अब मैं जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा हूं, मान लो मेरी आउटपुट लायबिलिटी, मान लो मेरी आउटपुट लायबिलिटी आ रही है लेट्स से 1,50,000 रुपीज, लेट्स से 1,50,000 रुपीज। अब मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी इस समय बैलेंस कितना है, 70,000 रुपीज का बैलेंस है। ध्यान से सुनना, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी इस समय बैलेंस कितना है, 70,000 रुपीज का बैलेंस है। मैंने इस इन एलिजिबल क्रेडिट को अवेल कर लिया है लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, मैंने इस इन एलिजिबल क्रेडिट को अवेल कर लिया है लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किया है। मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, मुझे पेमेंट करने से पहले मान लो पता चल गया कि यार इस 20,000 रुपए के लिए तो मैं इन एलिजिबल हूं, इस 20,000 रुपए के लिए मैं इन एलिजिबल हूं, तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मैं सिर्फ 50,000 रुपीज यूज करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मैं 1 लाख रुपए का पेमेंट आपको दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मैं आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट दे रहा हूं। तो मैंने भले ये 20,000 रुपए को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दिया था, लेकिन क्या मैंने इसको यूटिलाइज किया? नहीं, मैंने यूटिलाइज सिर्फ ये वाला किया। ठीक है, मैंने यूटिलाइज सिर्फ ये वाला किया। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैं 60,000 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से दूंगा और 90,000 रुपीज में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60,000 रुपीज मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से दिया है, इसमें ये 50,000 तो मैंने एलिजिबल आइटम्स का यूटिलाइज कर लिया और इन एलिजिबल आइटम्स का भी 10,000 यूटिलाइज कर लिया, इन एलिजिबल आइटम्स का भी 10,000 यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो अगर इन एलिजिबल आइटम्स का मैंने 10,000 यूटिलाइज कर लिया तो इस 10,000 रुपए के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस 10,000 रुपए के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये मतलब होता है अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन का। ठीक है, अब दूसरी बात, सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने इसको इनएलिजिबल क्रेडिट को यूटिलाइज किया या नहीं? सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने इनएलिजिबल क्रेडिट को यूटिलाइज किया या नहीं? तो देखो, पहले मैंने आपका केस क्या लिया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 50,000 का यूटिलाइजेशन किया और कैश लेजर को यूज करके आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 50,000 का यूटिलाइजेशन करोगे, इसका बैलेंस 70,000 से गिरकर सिर्फ 20,000 रुपए रह जाएगा। यस, इसका बैलेंस 70,000 से गिरकर सिर्फ 20,000 रुपए रह जाएगा, क्योंकि 50,000 का एलिजिबल क्रेडिट आप यूटिलाइज भी कर चुके हो। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है? 20,000, और टोटल इनएलिजिबल आइटम्स कितने हैं? 20,000। इनएलिजिबल क्रेडिट कितना है? 20,000। दूसरे केस में मैंने आपसे क्या बोला? दूसरे केस में मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सपोज 60,000 रुपीज का क्रेडिट यूटिलाइज किया और 90,000 कैश से दिया। इसका मतलब अब क्या हो गया कि आपने 70,000 में से 60,000 यूज कर लिया। अगर 70,000 में से 60,000 यूज कर लिया तो इसका बैलेंस कितना आ गया? इसका बैलेंस रह गया 10,000। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना रह गया? 10,000। इनएलिजिबल वाला अमाउंट कितना है? 20,000। तो यहां से सरकार को पता चलेगा कि भाई इनएलिजिबल वाला 20,000 है और तुम्हारे पास बैलेंस रह गया है 10,000, मतलब तुमने इसका 10,000 यूज किया है, और अगर तुमने इसका 10,000 यूज किया है तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट देना होगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ये बात एकदम क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, ग्रेट। तो आईटीसी अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, नो इंटरेस्ट लायबिलिटी। आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल रिवर्सल डेट, ये लग जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट हम लोगों का आता है इस वाले चैप्टर में, छोटू सा चैप्टर है, मतलब एक्चुअली इस वाले चैप्टर में मेजरली तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। ये जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो तो छोटा सा ही है, कुछ है नहीं इसमें। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी का अगर आपने आईटीसी लिया है फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी,
ठीक है, मतलब आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी थी, सीजीएसटी का क्रेडिट था, आपने सीजीएसटी के क्रेडिट को यूज करके आईजीएसटी की लायबिलिटी पे की है, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो सीजीएसटी के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, इसको यूज करके आपने आईजीएसटी को पे किया, तो उतना पैसा सीजीएसटी अकाउंट से निकालकर आईजीएसटी अकाउंट में सरकार डाल देती है। ठीक, अब आईजीएसटी का पेमेंट अगर आपने सीजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए यूज किया, अगर आईजीएसटी का जो मतलब आईजीएसटी का जो क्रेडिट है उसको अगर आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आपने आईजीएसटी का क्रेडिट का यूटिलाइजेशन सीजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए किया, देन अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट टू द सीजीएसटी या यूटीजीएसटी अकाउंट। और अगर मान लो आपने आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए किया तो फिर क्या होगा, अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज इज ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट टू द रिस्पेक्टिव एसजीएसटी अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वही है, पहली क्लास में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाली बात की थी, मतलब आपके रेगुलर बैच में, फास्ट ट्रैक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाली चीज नहीं की, रिवीजन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाली चीज नहीं की, लेकिन जो एकदम इनिशियली पहली क्लास होती है जहां पर हम लोग पूरा एग्जांपल्स लेके आपको बताते हैं कि किस तरह से फ्लो ऑफ क्रेडिट्स विद इन द गवर्नमेंट्स होता है, तो वही वाली चीज यहां पर दी हुई है। तो इसी के साथ हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का रिवीजन भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस कर लेता हूं रिविजनरी सीरीज में, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप लोग बुक से कर ही लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं जिससे आप लोगों का ना माइंडसेट बन जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका, और क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिकली। तो अगर आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी ना, उसके बाद इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है और इसी फॉर्मेट को आपको हर क्वेश्चन में आंख बंद करके फॉलो करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अगर आप लोगों ने फॉलो कर दिया ना, आपका कोई ट्रांजैक्शन छूटेगा नहीं, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी एंड एवरीथिंग विल गो ऑन स्मूथली। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं और वो भी वो वाला जो जनवरी 25 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, so I've updated it as per the relevant as per the latest provisions relevant for May 25, September 25 as well as for January 26। तो जनवरी 25 का एग्जाम का आया हुआ 10 नंबर का सवाल यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ है इस रिविजनरी सीरीज में, उसको आप लोग देख लेना। लेकिन बाकी क्वेश्चंस के लिए यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम माय बुक परचेज करने का लिंक यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, अब देखो क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहां पर पेमेंट ऑफ टैक्स में। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये लोग कहते हैं कि भाई मिनिमम जीएसटी पेबल कितना होता है, मिनिमम जीएसटी पेबल जितना आपको कैश में पे करना है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले चाहिए होगी टोटल आउटपुट लायबिलिटी। राइट, तो आप लोग देखोगे कि आपने कितनी आउटपुट सेल्स की, इट कुड बी इंट्रास्टेट, इट कुड बी इंटरस्टेट, इट कुड बी एग्जेम्प्ट सेल्स, कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपकी आउटपुट लायबिलिटी कितनी आएगी, एग्जेम्प्ट सेल्स पे ऑफ कोर्स आपकी आउटपुट लायबिलिटी कुछ नहीं आएगी, लेकिन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल्स पर आपकी आउटपुट लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आएगी, अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाईज की तो फिर आपके ऊपर आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी क्या आएगी, उसके बाद आपको देखना होगा कि आपके पास कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो, और उसके बाद आपको उन इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को इस आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज करना होगा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सो दैट जितना आपको जीएसटी पे करने के लिए आए ना कैश में, वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, सो दैट शुड बी मिनिमम, राइट, अदरवाइज इट वोंट मेक एनी सेंस ना कि आप कैश में दे रहे हो और अगर आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आप जीएसटी का पेमेंट कैश में कर रहे हो तो इट वोंट मेक एनी सेंस। राइट, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, आओ एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं एंड उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सी, गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड बिजनेस इन भारूच, गुजरात, engaged in various lines of businesses, provided the following details regarding its transaction made during the month of May 2024। ठीक है, तो मई 2024 में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में ये वाली कंपनी ने एंटर किया है वो सारी लिस्ट यहां पर आप लोगों को दी हुई है, आओ देखते हैं। Supplied a latest technology laptop with touch screen option to managing director's friend, open market value as well as sale to unknown customers was at 90,000 rupees, और ये 60,000 रुपीज में इसको सप्लाई किया गया। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के फ्रेंड को एक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप प्रोवाइड किया गया 60,000 रुपए में, तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगी, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी 60,000 रुपीज ओनली।
ठीक है, क्योंकि यहां पर आप अनरिलेटेड पर्सन को बेच रहे हो कोई भी चीज, तो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है। सेक्शन 15 के हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ट्रांजैक्शन दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रहा है तो प्राइस पेड इज द सोल कंसिडरेशन, एंड प्राइस पेड इज द सोल कंसिडरेशन। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कि ओपन मार्केट वैल्यू यहां पर 90,000 रुपीज है, इसने ये लैपटॉप कितने में बेचा, इसने ये लैपटॉप 60,000 रुपीज में बेचा, तो प्राइस कितना लिया, प्राइस इसने 60,000 रुपीज लिया, तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 60,000 रुपीज, और वही हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वही हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर लैपटॉप की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 60,000 रुपीज आएगी। Supplied printed letter cards to MK Industries, a registered person in Gandhinagar, Gujarat. Logo design was supplied by MK Industries. Out of 5 lakh rupees, materials cost was 4 lakh rupees and balance was printing cost. Okay. तो अब यहां पर जो हम लोगों ने कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाईज वाला पढ़ा था, जो सप्लाई अंडर जीएसटी वाला हम लोगों ने रिवीजन किया था ना, तो आप लोग इसी वाली रिवीजन सीरीज में भी आप देखोगे तो सप्लाई अंडर जीएसटी का हम लोगों ने रिवीजन किया था। वहां पर इस कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई वाले टॉपिक के अंदर हमने प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बात की थी कि अगर प्रिंटर अपना खुद का सामान बेच रहा है और उसके ऊपर आपका लोगो लगा दे रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप आर्चीज में जाते हो, वहां पर कॉफी मग खरीदते हो और कॉफी मग पे कहते हो कि नहीं यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो लगा दो और यहाँ पर बोल दो कि बेस्ट गर्लफ्रेंड एवर, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आर्चीज वाला आपको क्या दे रहा है, आपको कॉफी मग दे रहा है या आपको प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, वो आपको प्राइमरीली कॉफी मग दे रहा है। तो ये हो जाएगी कॉम्पोजिट सप्लाई और यहाँ पर कॉफी मग विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई। लेकिन अगर मैं किताब लिखता हूं, शुचिता प्रकाशन को देता हूं, शुचिता प्रकाशन से कहता हूं कि यार इस किताब को छाप के आप बेचना शुरू कर दो, तो शुचिता प्रकाशन मुझे प्राइमरीली क्या दे रहा है, शुचिता प्रकाशन मुझे प्राइमरीली प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या हुआ, गुजरात ये रहा, सप्लाइड प्रिंटेड लेटर कार्ड्स टू एमके इंडस्ट्रीज, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गांधीनगर, गुजरात। लोगो डिजाइन वाज सप्लाइड बाय एमके इंडस्ट्रीज। तो कौन सा लोगो छापना इन लेटर कार्ड्स पे, वो एमके इंडस्ट्रीज ने दिया, इसने लेटर कार्ड्स बेचे। तो यहां पर प्राइमरी सप्लाई क्या हो जाएगी, प्राइमरी सप्लाई यहां पर गुड्स की हो जाएगी, ठीक है। यहां पर प्रिंटेड लेटर कार्ड्स बेचे हैं जब सामने वाली पार्टी ने आपको लोगो दिया है। एमके इंडस्ट्रीज इज द रेसिपिएंट, एमके इंडस्ट्रीज ने आपको लोगो दिया है कि भाई ये आपके ये प्रिंटेड कार्ड्स मुझे पसंद आ रहे, ये लेटर कार्ड्स पसंद आ रहे मुझे, इन लेटर कार्ड्स पर बस आप ये मेरा लोगो लगा देना, ठीक है। Out of 5 lakh rupees, materials cost was 4 lakh rupees and the balance was printing cost. ठीक है, बैलेंस वॉज प्रिंटिंग कॉस्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 5 लाख रुपए, ये आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगी एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ऑमनीबस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मुझे एक बात बताओ, अगर ऑमनीबस वाली सर्विसेज, ऑमनीबस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू एन ईसीओ, तो क्या उस पे सेक्शन 9(5) के अंदर ईसीओ जीएसटी पे करेगा? द आंसर इज नो। अगर मान लो आप ऑमनीबस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू एन ईसीओ, तो उस पर ईसीओ जीएसटी पे करता था। लेकिन रीसेंट अमेंडमेंट क्या हो गया है कि अगर कोई कंपनी ऑमनीबस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सप्लाई कर रही है थ्रू एन ईसीओ, तो कंपनी जीएसटी पे करेगी, तो फिर कंपनी ही जीएसटी पे करेगी। अगर आप और मैं, हम इंडिविजुअल्स, अगर हम लोग ऑमनीबस के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू एन ईसीओ, देन ईसीओ विल पे। लेकिन अगर आप और मैं कंपनी है, मतलब इफ अ कंपनी इज सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ, देन द कंपनी इज सपोज्ड टू पे द जीएसटी। यहां पर ये क्या है, ये गैलेक्सी क्यू प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ कंपनी। सो यहां पर अगर ये ऑमनीबस के थ्रू एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रही है थ्रू एन ईसीओ, तो यहां पर कंपनी को ही जीएसटी पे करना होगा। Provided catering services to Excel University of Patna, Bihar, which is recognized by UGC for granting recognized qualification. ठीक है, तो केटरिंग सर्विसेज दिए एक्सेल यूनिवर्सिटी पटना बिहार को। आप एक बात बताओ, क्या केटरिंग सर्विसेज देना एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है? हाँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है, लेकिन किसके लिए? अगर स्कूल को दी जाए तो। यहां पर एक यूनिवर्सिटी को दी हुई है, ठीक है। इवन दो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर आप केटरिंग सर्विसेज स्कूल को देते हो तभी वो एग्जेम्पशन होता है, लेकिन इस पर एग्जेम्पशन नहीं होगा। Made supply of goods in the territorial waters to Blue Waters Incorporation, registered in the state of Maharashtra. Okay. अब यहां पर टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई हो रही है, तो टेरिटोरियल वाटर्स में जब सप्लाई होती है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है जो टेरिटोरियल वाटर के नियरेस्ट कोस्ट लाइन होती है, वो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पड़ती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स टू ब्लू वाटर्स इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो ब्लू वाटर्स इनकॉर्पोरेशन है, ये महाराष्ट्र के स्टेट में रजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि ये जो टेरिटोरियल वाटर्स है, जहां पर सप्लाई की गई है, इसके आसपास जो नियरेस्ट कोस्ट लाइन है वो कौन सी स्टेट में प्रोवाइड करती है।
Such place of territorial water was at a distance of 5 nautical miles to the baseline of the coastal state of Gujarat and 7 nautical miles to the baseline of the coastal state of Maharashtra. तो जिस पानी में सर्विसेज दी गई हैं, जिस पानी में सप्लाई की गई है, वो गुजरात से 5 नॉटिकल माइल्स दूर है और महाराष्ट्र से 7 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो इवन दो द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, लेकिन पानी से महाराष्ट्र ज्यादा दूर है, गुजरात ज्यादा पास है, तो गुजरात विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। परचेज गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी, अ रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर। तो ये कॉम्पोजिशन डीलर से 3,35,000 के गुड्स को परचेज किया। बताओ क्या ये जो परचेज किया है इस पर जीएसटी जो भी पे किया होगा इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। कॉम्पोजिशन सप्लायर से अगर आप लेते हो तो आप वैसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पोजिशन सप्लायर जो है वो आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर नहीं सकता। एंड एनीवे ये सेक्शन 17(5) में भी एक्सप्लिसिटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, during the course of filing invoices, accountant identified an invoice dated 31st March 2024 issued by Mr. महाजन। अच्छा, तो जब अपनी इनवॉइसेस का फाइल कर रहा था तो अकाउंटेंट ने एक इनवॉइस देखी जो 31 मार्च 2024 की इनवॉइस थी, जो कि मिस्टर महाजन ने इशू की थी। मिस्टर महाजन ने इशू की थी, whose residential house was taken on rent by for MD of the company for his residential use. Okay, invoice was for 50,000 rupees excluding tax. No payment has been made for this invoice. All right, अब देखो यहां पर मजे की बात क्या हुई। 31 मार्च 2024 की एक इनवॉइस मिली 50,000 रुपए की। सर्विस क्या थी? मिस्टर महाजन ने इस कंपनी के एमडी को रेंट पर अपना रेजिडेंशियल हाउस दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल किसी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉपर्टी देता है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देता है, तो फिर उस पर जीएसटी कौन पे करेगा? उस पर जीएसटी पे करेगा ये रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। मतलब ये जो कंपनी का एमडी है, ये जो कंपनी का एमडी है, इसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, इसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, ठीक है। अब इसमें रिवर्स चार्ज में अगर जीएसटी पे किया जाता है, मतलब मैंने इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ली जिस पर मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। यस, इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ली जिस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? तो द टाइम ऑफ सप्लाई इज आइदर 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। या तो 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहां पर लिखा हुआ है नो पेमेंट हैज बीन मेड फॉर दिस इनवॉइस। इस इनवॉइस के लिए कोई पेमेंट नहीं आया है, लेकिन इससे 61st डे कौन सी डेट पे आएगा? तो 31 मार्च को वही है, ठीक है। 31 मार्च 2024, तो 30 दिन अप्रैल के और 31 डेज मई के, तो ये आ जाएगा आपका 61st डे। मतलब 61st डे विल बी 31st ऑफ मई 2024। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 31st ऑफ मई 2024। हम कौन से महीने का काम कर रहे हैं? हम यहां पर कर रहे हैं मई 2024 का ही काम कर रहे हैं। तो इसी महीने में इस वाली चीज को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी महीने में ये टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर आ जाएगी। तो ये जो इनवर्ड सप्लाई ली है हमने जिस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, ये मई के लिए ही जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा या मई के लिए जब मैं जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा, नॉट जीएसटीआर 1, क्योंकि जीएसटीआर 1 में तो हम लोग सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज देते हैं, लेकिन मई 24 के लिए जब मैं जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा ऑन 20th ऑफ जून 2024, मई के बाद जून आता ना, तो 20th जून 2024 को जब मैं मई वाला जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा, तो फिर मुझे ये जो इनवर्ड सप्लाई मैंने ली थी इस पर जो भी जीएसटी है वो मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मिस्टर महाजन है, मिस्टर महाजन ने कंपनी के एमडी को मकान रेंट पर दिया हुआ है और इस पर कंपनी के एमडी को ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा। All the figures given above are exclusive of GST. All inward and outward supplies are intrastate except where details of place of recipient are given. Subject to the information given above, all conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. GST rates are as follows. Goods के और इसके। अब compute the net minimum GST payable in cash by Galaxy Cube Private Limited for the month of May 2024. ठीक है। अब देखो इसके लिए जो मैंने फॉर्मेट बनाया वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट ये है कि आप ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालना शुरू करो। मतलब दिस इज अ फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। और सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? सबसे पहले हमेशा, भले कोई ट्रांजैक्शन ऐसा ना हो, लेकिन सबसे पहले मैं लिखता हूं इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मैं सबसे पहले ये लिख देता हूं, ठीक है। इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसी इनवर्ड सप्लाईज है जिस पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है? यस। आपने मिस्टर महाजन से मकान रेंट पर लिया है, उस पर यहां पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। 50,000 रुपए की वैल्यू है, इंट्रास्टेट सप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, ठीक है। ध्यान हमें यह रखना है कि ये जो हमें इनवर्ड सप्लाईज पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, इसके अगेंस्ट में हम कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते।
इसके अगेंस्ट में हम कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, ये वाला जो इनवर्ड सप्लाई वाला जीएसटी है ये हमें कैश में ही पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहां पर नोट 1 दिया हुआ है। नोट 1 आप लोग यहां पर देखो, टैक्स ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज पेबल बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज इन कैश सिंस आईटीसी कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग द आउटपुट टैक्स। Further, GST liability on the said services arises in the month of May since time of supply is 31st May 2024 being earliest of date of payment या फिर 61st day from the issue of invoice by the supplier। तो जो भी मैंने आपको समझाया सारी चीजों के नोट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दिए हुए। ठीक है, तो इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी वाज supposed to be paid under reverse charge, वो तो सिर्फ एक ही सर्विस यहाँ पर आ गई। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और इसका मैंने यहाँ पर डाल दिया पॉइंट ए। ठीक है, यहां पर मैंने डाल दिया ए, राइट। अब मैं करूंगा सारी की सारी ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज जिस पर मुझे जीएसटी पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक है, सारी ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज जिस पर मुझे जीएसटी पे करना है। तो एक एक करके हम लोग आएंगे यहां पर। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप सप्लाई किया गया। सबसे पहले ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप सप्लाई किया 60,000 रुपीज का, और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। गुड्स है, गुड्स पर किस रेट से जीएसटी लगता है? 6% और 6% के रेट से यहां पर जीएसटी लग जाता है। तो सबसे पहले सप्लाई ऑफ लैपटॉप टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड 60,000 रुपीज, और ये 6% ऑफ 60,000 3,600, 6% ऑफ 60,000 3,600 ये आ गया यहां पर। ठीक है, ये पहली आउटवर्ड सप्लाई आई जिसपे आउटपुट टैक्स आपको पे करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सप्लाइड प्रिंटेड लेटर कार्ड्स टू एमके इंडस्ट्रीज, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गांधीनगर गुजरात। लोगो डिजाइन वाज सप्लाइड बाय एमके इंडस्ट्रीज। आउट ऑफ 5 लाख रुपीस मटेरियल कॉस्ट वाज 4 लाख रुपीस एंड द बैलेंस वाज प्रिंटिंग कॉस्ट। इट डजंट मैटर, ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट यहां पर आएगा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट आया 5 लाख रुपए अगेंस्ट 6% और 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी यहां पर भी लग जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ऑमनीबस टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसी कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो 12,58,000 रुपीज की यहां पर सर्विस आ गई, और 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गुड्स के लिए रेट ऑफ जीएसटी 6% है, लेकिन सर्विसेज के लिए रेट ऑफ जीएसटी 9% है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज टू एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बिहार विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। ये भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो ये भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई। केटरिंग सर्विसेज टू एक्सेल यूनिवर्सिटी 2,12,000 का है, और यहां पर आपकी ये क्या आ जाएगी? पटना बिहार है ना ये। हाँ, तो यहां पर ये कहां दिया है आपने? पटना बिहार में दिया है, और खुद कहां पर रजिस्टर्ड हो? गुजरात में रजिस्टर्ड हो। तो दिस विल बी एन इंटर स्टेट सप्लाई, तो 18% का जीएसटी यहां पर आपका लग जाएगा। ठीक है, 18% का जीएसटी इनका यहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट, मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स टू ब्लू वाटर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सच प्लेस ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स was at a distance of 5 nautical miles to the baseline of coastal state of Gujarat and 7 nautical miles to the baseline of coastal state of Maharashtra। तो गुजरात में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ये खुद भी गुजरात में रजिस्टर्ड है, तो इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा, तो 4,50,000 रुपीज की यहां पर वैल्यू आ जाएगी, और 6% यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई ये हो जाएगा। ठीक है, फिर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी, रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों के पास ये टोटल जीएसटी पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज आ गया, ये आ गया हमारा बी, ये आ गया हमारा बी। अब जो भी हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज के अगेंस्ट में करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारी ये रिवर्स चार्ज में पेबल वाली लायबिलिटी है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले फिर यहां पर एक नोट बनाऊंगा मैं, नोट नंबर 7, जहां पर मैं देखूंगा मेरे पास टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है कितना। ठीक है, तो यहां पर एक नोट बनाया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ओपनिंग आईटी से, नहीं है तो आप निल 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 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो, दो ही चीजें आपने खरीदी हुई हैं, एक तो आपने इनवर्ड सप्लाई ली है उसकी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, जिस पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई सप्लाई इनवर्ड लेता हूं जिस पर मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, है तो अभी भी मेरी परचेज ही वो है, तो वो अभी भी मेरी इनवर्ड सप्लाई ना, उस पर बस जीएसटी, मैं सप्लायर को जीएसटी देता, सप्लायर उसको देता सरकार को, या मैं अपनी जेब से सरकार को दे रहा हूं, निकलना तो मेरी जेब से ही है, और अगर मेरी जेब से निकलना है तो उस पर जीएसटी का क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर मैंने की कि गुड्स परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, क्योंकि सीक्वेंशियली क्वेश्चन में सीक्वेंशियली सबसे पहले कॉम्पोजिशन डीलर वाला आ रहा था। 3,35,000 के गुड्स है, उस पर कोई जीएसटी का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन डीलर से मैं परचेज करता हूं तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरी चीज, रेजिडेंशियल हाउस टेकन ऑन रेंट फॉर एम्पनी, ठीक है, इस पर जो भी जीएसटी मुझे पे करना है उसका रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। तो टोटल मेरे पास क्रेडिट कितना आ जाएगा? 4,500 सीजीएसटी, 4,500 एसजीएसटी। ठीक है, बस अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में मैं इसको यहां पर यूटिलाइज करूंगा, और ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा
अच्छा, एक एक चीज यहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई सर कि यहां पर टोटल टैक्स पेबल एंड फॉरवर्ड चार्ज तो ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने सीजीएस आईजीएसटी का क्रेडिट कुछ यूटिलाइज करने के लिए है नहीं, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज किया तो ये आया, एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज किया तो ये आया। अब मेरे पास ये वाला जीएसटी आया, लेकिन इसमें मुझे ऐड भी करना था, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा जीएसटी पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सॉरी रिवर्स चार्ज। तो 4500 और 4500 मुझे यहां पर ऐड करना होगा, यहां भी 4500 ऐड होगा और यहां भी 4500 ऐड होगा, ठीक है। तो ये मेरी टोटल आउटपुट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, मेरी जो टोटल मतलब टोटल मेरी जीएसटी की लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, वो आएगी 169,320 प्लस 4,500, this is 173,820 and this will also be the same thing, 173,820 and this will be 38,160, ठीक है। ये आपकी टोटल आउटपुट लायबिलिटी आएगी। मैं एक काम करूंगा, नोट्स में इसको चेंज कर दूंगा, मतलब बाय द टाइम यू वॉच दिस लेक्चर एंड यूल डाउनलोड द नोट्स में ये चेंज हो चुका होगा, ठीक है। नोट्स आपके पास अपडेटेड अपलोडेड होंगे। तो एनीवे, तो द थिंग इज कि फॉरवर्ड चार्ज वाली जो भी आपकी लायबिलिटी आ रही थी, उसके अगेंस्ट में आपने आईटीसी का क्रेडिट लिया। आईटीसी का क्रेडिट लेने के बाद आपके पास ये फॉरवर्ड चार्ज वाली लायबिलिटी आई। इसके बाद आप इसमें ऐड करोगे रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी, 4500 वाली लायबिलिटी को आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो आपके पास आएगा, दिस इज द लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे इन कैश, ठीक है। दिस इज द जीएसटी जो आपको कैश में पे करना होगा। तो ये वाला जीएसटी आपको कैश में पे करना होगा। आईटीसी कैरीड फॉरवर्ड आपके पास निल आ जाएगा। तो मैं इसको करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा आप लोगों के नोट्स में, ठीक है। सो दैट इज इट। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करोगे एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इस टाइप के सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी जीएसटी की लिंकिंग बनेगी एक दूसरे के सारे कॉन्सेप्ट्स ना आप लोगों को लिंक होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स यूल फील कि हाँ यार ठीक है, ये वाली चीज वहां पर पढ़ी थी, ये वाली चीज हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी। तो जीएसटी में अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ये पेमेंट ऑफ टैक्स वाले क्वेश्चंस करते हो ना, तो ऑल द थिंग्स दैट यू स्टडीड टिल नाउ इन जीएसटी, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। आप इसी वाले क्वेश्चन में देख लो, हमने सप्लाई अंडर जीएसटी में कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई के बारे में भी बात कर ली, हमने चार्ज अगेंस्ट चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में हम लोगों ने रिवर्स चार्ज के बारे में भी बात कर ली और ईसीओ के बारे में भी बात कर ली। हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई, हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात कर ली, हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात कर ली, हम लोगों ने और भी कई सारी चीजों के बारे में बात कर ली, इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन के बारे में भी बात कर ली, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में भी बात कर ली, कॉम्पोजिशन सप्लायर के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। तो इसकी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। तो यही होता है यार, यही फायदा होता है, द मोर practice you do of these questions, the better it will be in your exam hall. और जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड द लिंक फॉर द बुक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसी के साथ हम लोगों का ये पेमेंट ऑफ टैक्स वाला रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है और पेमेंट ऑफ टैक्स के कंप्लीशन के साथ साथ हमारी जीएसटी की रिवीजन सीरीज भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है। और जीएसटी की रिवीजन सीरीज के कंप्लीशन के साथ साथ हमारी पूरी की पूरी टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है। बाकी बहुत सारा कंटेंट आता रहेगा मई 25 के लिए, सितंबर 25 के लिए, जनवरी 26 के लिए। तो एकाग्रता से कि यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहना एंड आई विल सी यू गाइस, विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को सबके साथ शेयर करना। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो एंड यू अप्रिशिएट द एफर्ट that has been put by me into making this revisionary series. So do check it out and do share it with all your friends. Thank you so much guys. Wish you all the very best for your exams.